Hi everyone, welcome back to my channel Learn OBJ with Dr. वंदना। आज एंटीपार्टम हेमरेज पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स के बारे में। एक्रीट एक लैटिन वर्ड है। एक्रीट का मतलब लैटिन में होता है अडहेयर कर जाना या अटैच कर जाना या चिपक जाना। तो जो प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स होते हैं वो बेसिकली कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय abnormal, so there is abnormal adherence या abnormal implantation या फिर abnormal invasiveness of the placenta. Okay, so basically placenta implant कहाँ होता है? placenta implant होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। ओके, अगर आप एपिसोड 8 याद करेंगे जिसमें मैंने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन और उसके सर्कुलेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो मान लीजिए ये यूट्रस है जिसकी सबसे बाहर वाली लाइनिंग जो होती है इसको हम कहते हैं सिरोसा, जो कि एक मेम्ब्रेन सी लेयर होती है अराउंड द यूट्रस। उसके अंदर जो लाइनिंग होती है उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, बेसिकली जो मस्कुलर लेयर है यूट्रस की, तो इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। ओके, दिस इज द मायोमेट्रियम। और यूट्रस के जो सबसे अंदर लेयर होती है जो पीरियड के दौरान शेड होती है और जिस पे प्लेसेंटा अटैच होता है इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ओके, सो दिस इज द एंडोमेट्रियम। प्रेगनेंसी के दौरान ये एंडोमेट्रियम कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है डेसिडुआ। है एंडोमेट्रियम ही, पर ये थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए जो वर्ड यूज करते हैं प्रेगनेंसी में उसको कहते हैं डेसिडुआ। तो जो प्लेसेंटा होता है नॉर्मल, वो आके इसी एंडोमेट्रियम या इसी डेसिडुआ के ऊपर इम्प्लांट होता है। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो एक लाइन ऑफ क्लीवेज, यहां से एक सेपरेशन की लाइन डेवलप होती है जिसके बाद प्लेसेंटा बाहर आ जाता है बेबी के डिलीवर होने के बाद। तो ये तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है। अब एक्रीट सिंड्रोम्स में क्या होता है? एक्रीट सिंड्रोम्स में ये प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम पे अटैच ना होकर इसे पेनिट्रेट कर जाता है और जाके इम्प्लांट हो जाता है टू वेरिंग डिग्रीज मायोमेट्रियम के अंदर या उसके बियॉन्ड। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितना अंदर तक पेनिट्रेट करता चला गया है, प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो मैं इस यूट्रस का एक कट सेक्शन बनाती हूं। मान लीजिए ये है लेयर, तो ये वो लेयर है सिरोसा वाली, सबसे बाहर वाली। सो दिस इज द सिरोसा। और इसके अंदर मैंने बनाया ये है हमारी मस्कुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं यूट्रस का मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम जो कि प्रेगनेंसी में कहलाता है डेसिडुआ। तो ये है एंडोमेट्रियम। अब एक नॉर्मल प्लेसेंटा इसी के ऊपर आकर अटैच होता है। ओके, सो ये होता है एक नॉर्मल प्लेसेंटा। यहां पे एक लेयर होती है, नीटाबुश लेयर या फिब्रिनॉइड लेयर होती है, और यहां से एक क्लीवेज लाइन डेवलप होती है। जब बेबी डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। अब एक्रीट सिंड्रोम्स में क्या होता है? अगर वो प्लेसेंटा एक्रीटा है पहला वाला, तो जो इस प्लेसेंटा के कोरियोनिक विलाय हैं वो आके अटैच हो जाते हैं मायोमेट्रियम के ऊपर। ओके, तो विलाय डेसिडुआ या एंडोमेट्रियम पे अटैच ना होकर जो मस्कुलर लेयर है, मतलब जो मायोमेट्रियम है, उस पर आकर अटैच हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन इनक्रीटा है दूसरी वाली, तो क्या होता है
सिर्फ अटैचमेंट ही नहीं, ये मायोमेट्रियम को इन्वेड करके ये प्लेसेंटा उसके अंदर तक चला आता है। ओके, ये प्लेसेंटा पूरा का पूरा मायोमेट्रियम को इन्वेड करके उसके अंदर तक चला आता है। अब परक्रीटा किसको बोलते हैं? जो तीसरा कंडीशन होता है वो इससे भी डीप पेनिट्रेशन और इन्वेजन। कहने का मतलब अगर ये है सिरोसा, तो जो परक्रीटा कंडीशंस होती हैं उसमें ये प्लेसेंटा या तो सिरोसा तक आएगा या सिरोसा को भी पार करके जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैडर है, तो उसके अंदर भी ये प्लेसेंटा घुस सकता है। तो इसे कहते हैं एक्रीट सिंड्रोम्स। जब ये केवल मायोमेट्रियम तक अटैच्ड है तो इसको कहते हैं एक्रीटा। जब ये मायोमेट्रियम को इन्वेड कर जाता है तो कहते हैं इनक्रीटा। और जब इसके विलाय सिरोसा को भी इन्वेड करके और उसको भी पार कर जाते हैं और एडजेसेंट ऑर्गन्स तक भी पहुंच सकते हैं, तब हम कहते हैं कि ये है प्लेसेंटा परक्रीटा। अब ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं वो प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स कहलाती है। इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर किसी को प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम है तो ये कितने कॉमन है? सबसे कॉमनली हमें जो देखने को मिलता है 85% केसेस में वो होता है एक्रीटा, ये सबसे कॉमन है। नेक्स्ट है इनक्रीटा, 15% करीब केसेस में ये भी दिख सकता है। परक्रीटा का रेशियो कैन वेरी अबाउट अप टू 5% भी ये देखा जा सकता है, बट दिस इज नॉट वेरी कॉमन थैंकफुली। सो ये तो हो गई प्लेसेंटा एक्रीटा एक्रीट सिंड्रोम्स की क्लासिफिकेशन। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये आज की तारीख में ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप होने वाला एक सबसे कॉमन और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता नहीं चलते, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर वो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ एसोसिएटेड है तो ऑफ एंड ऑन हेमरेज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना ये सीधे सीधे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पता चलता है जब बेबी डिलीवर हो जाता है पर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता है, अंदर रिटेन हो जाता है। तब ये डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ये प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स में से तो कोई केस नहीं है। अब इसका इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहला कारण इसका ये है कि जैसे जैसे हमारे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स का रेट बढ़ रहा है, जैसे सिजेरियन सेक्शन, तो प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स के रेट बढ़ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जब हम यूट्रस पे इंसिशन देते हैं और कोई स्कार बन जाता है, और स्पेशली जो लोअर यूट्राइन स्कार होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी मदर है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप हुआ और वो प्रीविया एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है और वो मदर प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की पेशेंट है, तो चांसेस हैं कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के स्कार के ऊपर ही डेवलप हो जाए। तो उस केस में क्योंकि ऑलरेडी वहां की लाइनिंग वीक होती है तो प्लेसेंटा एक्रीटा सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो जो दो कंडीशंस जिनके साथ प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स कॉमनली पाए जाते हैं उसमें पहला है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। और वी हैव टू रिमेंबर कि कभी कभी ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, और ये केवल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो शायद किसी को डाउट हो कि ये प्लेसेंटा एक्रीटा जैसा लग रहा है, नहीं तो ये सीधे हमें डिलीवरी के समय जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में रिटेन हो जाएगा और पीपीएच डेवलप हो जाएगा मदर को, या फिर जब हम सिजेरियन सेक्शन कर रहे होंगे और उस टाइम हमें ये कंडीशन मिलेगी, तो इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज and it can also become one of the most common reasons for peripartum hysterectomy। मतलब हमें पूरा यूट्रस निकालना पड़ सकता है मदर की लाइफ को सेव करने के लिए। तो अब हम इसकी एटियोपैथोलॉजिस्ट और इसके जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और इसको फिर हम डायग्नोज कैसे करेंगे और इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। What are the two classical findings in placenta accrete syndrome? पहला, there is partial या total absence of the decidua basalis। मतलब जो पार्ट एंडोमेट्रियम का जो डेसिडुआ बन जाता है जिसके ऊपर प्लेसेंटा अटैच होता है, उसकी जो बेसल लेयर होती है वो या तो टोटली या पार्शियली एब्सेंट होती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है कि देयर इज इम्परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द नीटाबुश लेयर, या जिसको हम फिब्रिनॉइड लेयर भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिकली या हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो प्लेसेंटल विलाए हैं वो मसल सेल्स पे अटैच हो जाते हैं डेसिडुअल सेल्स पे अटैच होने की जगह। तो ये इसकी बेसिकली जो इटियोपैथोजेनेसिस या जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि पूरा का पूरा प्लेसेंटा ही एक्रीट हो गया है या फिर उसका कोई एक लोब्यूल हो गया है, वो टोटल कहलाता है या फिर फोकल कहलाता है। सिम्टोमेटोलॉजी, द कंडीशन में बी टोटली एसिम्टोमेटिक इन प्रेगनेंसी, और हो सकता है कि वो अल्ट्रासाउंड पे एक चांस फाइंडिंग हो, या फिर अगर वो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ एसोसिएटेड है तो सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर एंटीपार्टम हेमरेज के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। तो हमेशा अगर कोई प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया के साथ स्पेशली एंटीरियर लो लाइन प्लेसेंटा के साथ प्रेजेंट करे विद एंटीपार्टम हेमरेज, तो हमेशा माइंड में प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम को रेडी रखिए। इसको डिलीवरी से पहले डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेसेंटा रिटेन हो जाएगा और अचानक पीपीएच होने लगेगा, या जब हम सिजेरियन सेक्शन में इसको डिस्कवर करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है मैनेज करने के लिए। सो व्हाट आर द अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई फाइंडिंग्स ऑफ अ मदर जिसको प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स है। ये एक एल्टीनेटल अल्ट्रासाउंड की पिक्चर है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियल कैविटी, ये है मायोमेट्रियम और ये है प्लेसेंटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो प्लेसेंटा पूरा मायोमेट्रियम इन्वेड करके उसके अंदर तक चला गया है, और ये जस्ट सीरोसा से पहले तक इन्वेडेड है, बट सीरोसा अभी इसने टच नहीं किया है। तो क्योंकि ये प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के अंदर तक चला गया है, इसलिए ये हो गया प्लेसेंटा इनक्रीटा। इसी अल्ट्रासाउंड इमेज की अगर मैं कलर फ्लो सिग्नल इमेज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियरली ब्लड फ्लो दिख रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स हैं जो पूरे के पूरे मायोमेट्रियम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के अंदर तक इन्वेड कर गया है। इस पिक्चर में लेफ्ट साइड पे अल्ट्रासाउंड इमेज है और राइट साइड पे इसी इमेज की कलर फ्लो सिग्नल पिक्चर है। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स हैं वो कलर फ्लो इमेजिंग पे ब्लैडर के अंदर तक इन्वेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक टिपिकल प्लेसेंटा परक्रीटा का केस है। अब हम एक एमआरआई इमेज देख लेते हैं। ये है यूट्रस, ये है ब्लैडर और ये है प्लेसेंटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्लेसेंटा है वो पूरा मायोमेट्रियम को इन्वेड करके सीरोसा के जस्ट ऊपर तक आके रुक गया है, सीरोसा को इन्वेड नहीं किया है। ये एक एमआरआई इमेज है प्लेसेंटा इनक्रीटा के केस की। प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स को डायग्नोज करने में एमआरआई का रोल बेसिकली एक एडजंक्ट की तरह है। मोस्टली केसेस को हम अल्ट्रासाउंड से विजुलाइज करते हैं और कुछ केसेस में हमें अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एमआरआई भी करवानी पड़ जाती है। कुछ फाइंडिंग्स जो एमआरआई पे दिख सकती हैं वो है यूट्राइन बल्जिंग, प्लेसेंटल हेट्रोजेनिटी और इंट्रा प्लेसेंटल डार्क बैंड्स, स्पेशली जब हम T2 वेटेड इमेजेस लेते हैं। इन सब के बावजूद प्लेसेंटा परक्रीटा विद ब्लैडर वॉल इन्वेजन को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज है, जबकि हम दोनों अल्ट्रासाउंड और एमआरआई इमेजेस का भी हेल्प एक साथ ले रहे हैं। नाउ मैनेजमेंट, वो इस पे डिपेंड करता है कि ये डायग्नोज कब हुआ, प्रेगनेंसी से पहले या डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के दौरान। अगर ये डिलीवरी के दौरान पता चलता है जब प्लेसेंटा रिटेन हो जाता है, या हमें सिजेरियन सेक्शन के समय पता चलता है कि ये प्लेसेंटा एक्रीटा है, तो फिर जो पहला थंब रूल है वो ये कि इसको सेपरेट करने की कोशिश मत करिए। जितना हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो इट इज गुड टू फर्स्ट एक्सप्लोर कि कितना ये अंदर तक पेनिट्रेटेड है। फटाफट ब्लड अरेंज कराइए, पेशेंट को स्टेबलाइज करिए, उसके बाद अगर जरूरी लगे तो आर्टरी लाइगेशन करने के साथ पेशेंट और फैमिली के कंसेंट के साथ
आप मदर का परक्रीटा और इनक्रीटा के केसेस में हिस्टेक्टमी की भी एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज हो सकती हैं स्पेशली जहाँ पे वो चाहे कि नहीं अभी हमें प्रेगनेंसी और चाहिए हो सकती है, या कुछ और रीजन है, या पेशेंट इतना मोरिबेंड है कि इस समय उसको हिस्टेक्टमी करना ही उसके लिए बहुत सीरियस हो जाएगा। तो कुछ केसेस में ये भी ट्राई किया गया है कि कॉर्ड को ट्रिम करके और प्लेसेंटा को अंदर छोड़कर यूट्राइन इंसेशन को स्टिच कर दिया जाता है, और उसके बाद ब्लड रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्व करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर हम दोबारा प्लान कर सकते हैं उसका रिपीट ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो कि यूजुअली हिस्टेक्टमी में ही एंड अप हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे पेशेंट्स के फैमिली की ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि प्लेसेंटा अंदर है तो रेकरेंट ब्लीडिंग स्पेशली इन्फेक्शन की वजह से होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इनके सीरियल अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवानी पड़ जाती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कहीं कहीं मेथोट्रेक्सेट को भी ट्राई किया गया है, बट अभी उसके लिए बहुत कंक्लूसिव हमारे पास लिटरेचर नहीं है। नाउ अगर ये तो वो कंडीशन हो गई जब प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम्स डायग्नोज हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ सिजेरियन सेक्शन या डिलीवरी के समय। अगर हमें ये पहले से पता चल जाता है कि ये मदर एक प्लेसेंटा एक्रीट सिंड्रोम की पेशेंट है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उसकी एक प्लान्ड डिलीवरी कराएं, एक हायर लेवल टर्शरी केयर सेंटर पे कराएं, ब्लड अरेंज करवा के करवाएं, 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पार हो जाए ताकि बच्चे की लंग मेच्योरिटी हो जाए। अगर उसके पहले किसी कारण से करना पड़ जाता है तो हमें बच्चे को डेक्सामेथासोन कवरेज में ही डिलीवर कराना है। प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर हमको लगता है कि ये लो लाइन प्लेसेंटा है, एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन स्कार के ऊपर इम्प्लांटेड है, तो बेटर ये है कि हम क्लासिकल हिस्टेरोटमी स्कार से एब्डोमेन यूट्रस को ओपन करें, बेबी को डिलीवर कराएं। अगेन परक्रीटा इनक्रीटा के केसेस में हमें पेरीपार्टम हिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए। हमें उसी तरीके से फैमिली और मदर की काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज प्लेसेंटा, परक्रीटा, इनक्रीटा एंड एक्रीटा आर एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशंस फॉर मदर्स लाइफ, because they can lead to profuse postpartum hemorrhage immediately and during delivery and even up to 42 days after delivery. तो ये था आज का एपिसोड ऑन अ सबसेट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया यूजुअली, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं, एंड विच इज वन ऑफ द रीजंस फॉर एंटीपार्टम हेमरेज इन अ प्रेग्नेंट मदर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू टच द बेल आइकन्स ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू so much for watching this. To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.